वेलकम। मैं अजीत झा आप लोगों को अनअकैडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम अनअकैडमी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए, इंडिया के सबसे बड़े एकेडमिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से हम अपने करियर को बेटर बनाएं और एक सिविल सर्वेंट अधिकारी बने, ऑफिसर बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अनअकैडमी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आइए, अनअकैडमी में आप ज्वाइन करते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट है सबसे पहले उसको जाने। देखो, ये यूट्यूब चैनल जो है फ्री में है आप लोगों के लिए, बट बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं, सुविधाएं हैं जहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही वह आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए तो कुछ होने वाला नहीं है। सफलता कब मिलेगी? जब गुरु दक्षिणा दोगे। तो आइए उसी के बारे में जाने। पहले सुविधाएं क्या है, तो डेली लाइव क्लास जहां पर आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और अपने चॉइस के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ आप पढ़ते हो। फर्स्ट। सेकेंड, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, जहां पर अनअकैडमी के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सफलता प्राप्त करने के लिए, आईएएस बनने के लिए लाया गया हुआ है रेगुलर मॉक टेस्ट। वह दोनों लेवल पर, प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों लेवल पर इसकी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। इसी को कहते हैं बेटा टेस्ट योर सेल्फ, स्वयं का मूल्यांकन। जब तक हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते हैं तो सफलता हमें प्राप्त नहीं होता है। यानी कि रेगुलर मॉक टेस्ट के माध्यम से हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बेटर जान कर पाते हैं और जो वीकनेस पॉइंट है उसको रिमूव करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी एक्सपर्ट कितना भी हो, सचिन तेंदुलकर भी जब जाते थे मैच खेलने के लिए उससे पहले प्रैक्टिस करते थे, नहीं तो तुक्केबाजी चलने वाला नहीं है। जब तक मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे सफलता आपको मिलना काफी दिक्कत हो जाता है। तब वही आंसर ए और बी के चक्कर में फंस जाओगे। आंसर बी होगा या सी होगा, या मेन में लिखोगे कंटेंट में समस्या आएगी। ओके। एंड थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर कोर्सेज अनअकैडमी के द्वारा सिलेबस तैयार किया गया है जहां पर आपको प्रिपरेशन करने में सहायता प्रदान करेगा। एंड अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि वन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर में जा करके इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ अपने फ़ोन डिवाइस से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं अजीत झा, पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री और सिविल सर्विसेज एंड पीसीएस इंटरव्यू देने का अनुभव प्राप्त है। एज ए गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी पढ़ाया हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। दिल्ली से बाहर भी मैं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ। 12 ईयर से इस फील्ड में, यानी सिविल सर्विसेज के फील्ड में टीचिंग करने का, मार्गदर्शन देने का अनुभव प्राप्त है मुझे। सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो हम कैसे सफलता जिंदगी में प्राप्त करें, हमारा राइटिंग स्किल कैसा हो, लेखन शैली कैसे डेवलप करें, स्किल को कैसे बेटर बनावे। क्योंकि यहाँ पर जब हम सिविल सर्विसेज या पीसीएस की बात कर रहे हैं तो केवल मैं आपको कहूँ फैक्ट याद कर लो या हिस्ट्री ही पढ़े, तो केवल हिस्ट्री को फैक्ट याद कर लेंगे वही इतिहास है। मोस्टली स्टूडेंट यही जानते हैं, बल्कि ये नहीं है। इतिहास एक विज्ञान भी है, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है। उसी साइंटिफिक अप्रोच से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जो आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। मेरा एक ही लक्ष्य, टारगेट है रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जाम पास करवाना। और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये बेटर करने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को बेटर, आपके लिए बेटर होगा भी। और खास करके ऑप्शनल हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ और जीएस में हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस दो सब्जेक्ट है। जीएस में मैं ऑप्शनल में ओनली हिस्ट्री और जीएस का दो पार्ट्स, हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन पॉलिटी
एंड गवर्नेंस ये मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब देखिए इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपके साथ हैं, यानी कह सकते हो एक सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक हैं ये लोग। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर रोमन सैनी सर, एक सफल प्रशासनिक मार्गदर्शन। उसके साथ टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, मुझे भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है, मैं भी सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। अब देखिए अनअकैडमी के द्वारा मोर देन 15,000 से अधिक कोर्स का डिजाइन यूपीएससी सीएससी के लिए तैयार किया गया है, जो कि प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू तीनों सेशन के लिए ये उपयोगी साबित होगा। प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू तीनों सेशन के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें आप, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी और ऑप्शनल कोर्सेज की भी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर सफलता प्राप्त करने का जो मूल रहस्य है, मूल मंत्र है, वो प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी और आंसर राइटिंग कोर्सेज, इसके भी सेशन यहाँ पर हो रहा है, उसका भी फायदा आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अनअकैडमी के द्वारा दो टाइप से का सब्सक्रिप्शन रखा गया, एक प्लस एक आइकॉनिक। पहले मैं आप लोगों को प्लस के बारे में बता दूं। प्लस में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, आपको क्या क्या फायदे हो रहा है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स। इसके लिए फी रखा गया 1 मंथ के लिए 9,000, 3 मंथ्स के लिए 22,500, 6 मंथ्स के लिए 40,500, 1 वर्ष के लिए 49,500, 24 मंथ्स के लिए 72,000 और 36 मंथ्स के लिए 90,000 का फी रखा गया है। ये मेरा प्रोमो कोड है अजीत झा, इसका आप यूज करें तो आपको इन सभी लेवल पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, तब फीस होकर के रिड्यूस होकर ये फी कम हो जाता है। नॉमिनल फी है, मैं कहूंगा ये नॉमिनल फी है। डन। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्या, आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलता है लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड फीडबैक। एक्चुअल में हमें यही चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि पर्सनल कोच हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो आईएएस बन चुके हैं या एक्स आईएएस ऑफिसर है या एक्सपर्ट है, जो आपके साथ 24 आवर्स रहेंगे। इतना बड़ा एडवांटेज, सुविधाएं, इतने फैसिलिटीज अदर कहीं भी नहीं है। और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और जिसके लिए 1 ईयर का फीस रखा गया 69,500, 24 मंथ्स का फीस है 1,07,000 एंड 36 मंथ का फीस है 1,41,000। मेरा प्रोमो कोड, मेरा नाम अजीत झा, इसका यूज करें। ये मेरा प्रोमो कोड है, यानी कि ये मेरा रेफरल कोड है, और उसके बाद आपका फी 10% रिड्यूज हो जाता है, छूट प्राप्त होता है। तो 1 ईयर का फीस होता है ओनली 62,550, 24 मंथ्स का फीस होता है 96,300 एंड 3 वर्षों का फीस होता है ओनली 1,26,900 मात्र। तो मैं कहूंगा आपको अनअकैडमी के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए आपको ज्वाइन करें। कंपेरेटिवली आप देख सकते हो कहीं भी इतने कम फी में आप सारी सुविधाओं का लाभ कहीं नहीं मिलेगा, वो भी एक प्लेटफॉर्म में एक साथ। डन। और जो स्टूडेंट्स एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, मंथली फी दे करके भी अपनी स्टडी को, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। मंथली फी भी देने की सुविधा प्राप्त है जी। और ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो सब्सक्रिप्शन फी है 1 मंथ का 5,000, 6 मंथ्स का 22,500, 1 वर्ष का फीस है 27,500, 2 वर्ष को फीस है 40,000 और 3 वर्षों का फी है
50,000 ओनली। मेरा प्रोमो कोड अजीत झा का यूज करें, इन सभी में आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, फीस रिड्यूस होके ये कम हो जाता है। ये ऑप्शनल के लिए, जो मेन में आप ऑप्शनल एक पेपर रखते हैं उसके लिए फी रखा गया है। ओके, आज का जो मेरा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, नेशनलिज्म का अवेयरनेस कैसे आया, कौन कौन से फैक्टर्स भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। तो उस पर आज चर्चा करें, पॉइंट टू पॉइंट हम सभी पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक क्या हुआ आज का, पहले भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में हम लोग किस किस पर विचार करेंगे, फैक्टर्स, कौन से कारक थे, पहले इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे, इसके उत्तरदायी कारक, इसके उत्तरदायी कारक को पढ़ेंगे, किस उत्तरदायी कारक क्या क्या थे जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ, और उसके बाद किसका किसका इसमें रोल था उसको पढ़ेंगे। ऐसे हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक शासन पर यदि चर्चा करते हैं तो यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के औपनिवेशिक शासन का भी प्रभाव था, प्रेस का भी प्रभाव था, यानी मीडिया का भी प्रभाव था, प्रेस यानी न्यूज़पेपर्स, संचार व्यवस्था टेक्नोलॉजी यानी रेलवे, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रवाद को जन्म देने के प्रेरक तत्व हैं ये लोग। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण, समाज सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा। यानी समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, ये सब उत्तरदायी कारक थे, प्रेरक तत्व कह सकते हैं। ये सब क्या था, ये सब प्रेरक तत्व था। ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके कुछ तात्कालिक तात्कालिक कारक, इमीडिएट। इन सभी पॉइंट्स पर एक एक पॉइंट्स पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो दोस्त, राष्ट्रवाद का उदय से पहले कुछ इसके पृष्ठभूमि को हम पढ़े। क्या ब्रिटिशर्स से पहले, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्या ब्रिटिशर्स से पहले भारत में राष्ट्रवाद नहीं था? एक क्वेश्चन है, क्या ब्रिटिशर्स से पहले भारत में राष्ट्रवाद नहीं था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि इस पृष्ठभूमि पर हम बातचीत करें तो हमें याद आता है प्राचीन भारत के अशोका द ग्रेट, सभी नाम सुने होंगे अशोका द ग्रेट, अशोका के बारे में, जिन्होंने एक अखंड राज्य की स्थापना किया, भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। अखंड राज्य की स्थापना करना एक तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का ही एक रूप है। अशोका द ग्रेट के द्वारा यदि हम चर्चा करें, प्राचीन भारत में एक संगठित राज्य की स्थापना किया। हालांकि इससे पहले ही मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही भारत में एक संगठित, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत में एक संगठित राज्य की स्थापना किया, इसमें कोई दो मत नहीं है।
उससे पहले आप इंडिया देखो, भारतवर्ष जो था मगध महाजनपद थी और अन्य 16 महाजनपदें थी, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था। पहली बार प्राचीन काल में पहली बार पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल यूनिटी हमें मौर्य पीरियड में ही देखने को मिलता है। और उसको एक मजबूत रूप अशोका ने प्रदान किया। उसको एक मजबूत रूप किसने दिया? अशोका ने दिया। और नहीं कहते चाणक्य कहते थे अखंड भारत की बात करते थे। अखंड भारत यानी कहीं ना किसी रूप में, मेरा व्यूज है, मेरा मानना है, किसी न किसी रूप में नेचर जो था, वो नेचर जो हम देखते हैं भैया, वो क्या था? नेचर जो क्या था वह अखंड भारत का ही था, यानी कि एक राष्ट्रवाद की ही बात करते। ओके, लेकिन बाद में ये टूट गया। एक्चुअली रियलिटी बात ये है, वास्तविकता ये बात ये है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पश्चात ये भावना प्रबल हुई। ब्रिटिश रूल्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद, यानी ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्थापना के पश्चात के बाद भारत में क्या हुआ कि ये राष्ट्रवाद की बात जो थी ये प्रबल हुआ, ये विचारधाराएं जन्म हुआ। ये बात भी सत्य है, उस समय इतना राष्ट्रवाद मजबूत नहीं था, ये बात 100% सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी अपने अपने राज्य के लिए संघर्ष कर देते, उसमें क्षेत्रीयता की भावनाएं अधिक था, उसके लिए संघर्ष कर देते। एक भारत की बात कभी नहीं होता था, एक इंडिया की बात नहीं होता था। अशोक में नेचर में, मौर्य साम्राज्य में नेचर में कुछ देखने को मिलता है, बट और कहीं नहीं। तो हम बात करें कि ब्रिटिश शासन की एस्टैब्लिशमेंट होता है भारत में, और ब्रिटिश सरकार की स्थापना के बाद उनके द्वारा जो बहुत सारी नीतियों का प्रतिपादन हुआ, जो इसके प्रेरक तत्व के रूप में काम किया था। खास करके 19वीं सदी हम बात करें कि 19वीं सदी का जो भारत है, 19वीं सदी के भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है। मैं ये कहूंगा 19वीं सदी के भारत में एक नए युग की सूत्रपात हुआ। नए युग, एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है, इसमें दो मत नहीं है। ये काल जो है भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल, ठीक है दोस्त, राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। इसी युग में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। फलस्वरूप एक संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। देखो, बहुत सारे प्रेरक तत्व थे, जिस पर एक एक पॉइंट करके हम चर्चा करेंगे। हम कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण राष्ट्रवाद को जन्म देने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाया। पुनर्जागरण, संचार साधनों का विकास, परिवहन साधनों का विकास, न्यूज़पेपर का विकास, यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रिटिश के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण, ब्रिटिश वायसराय लिंटन की नीतियां, राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाया। यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रेलवे के बारे में, रेलवे कहा है कि रेलवे का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल रहा राष्ट्रवाद को जागृत करने में। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश राइटर है एडिसन अर्नाल्ड, और एडिसन अर्नाल्ड ने लिखा कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों के पहले कभी कोई शासकों ने भी नहीं कर पाया। जो अकबर अपनी दयाशीलता अथवा टीपू अपने उग्रता के द्वारा नहीं कर सका, वो रेलवे कर देगा। बहुत बड़ी बात कहा, इसमें कोई दो मत नहीं। इन सभी पर हम लोग विचार विमर्श हम लोग आज करेंगे।
एक एक पॉइंट को हम बोलेंगे। ठीक है, समाज पत्रों की भी उतनी ही भूमिका थी, चाहे अमृत बाजार पत्रिका हो, बॉम्बे बॉम्बे क्रॉनिकल हो, मराठा हो, केसरी हो, हिंदू प्रकाश हो, इंडियन मिरर हो। ठीक है, बंगाल के बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा रोल था। अब एक एक करके सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें। अब देखिए, पहला जो है यहाँ पर पॉइंट को हम लिखते हैं ब्रिटिश सरकार के आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि औपनिवेशिक शासन का परिणाम, यही था औपनिवेशिक शासन का परिणाम। इसको मैं खुद लिख करके मैं आप लोगों को समझा दूं तो बेटर होगा, टेक्निकली मैं समझा दूं। मैंने पहले ही कहा इतिहास जो है आर्ट नहीं है, इतिहास इतिहास नहीं है, इतिहास एक विज्ञान भी है। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच पे हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक तरीके से पढ़े, साइंटिफिक अप्रोच पे पढ़े, इतिहास काफी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा कि औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन का परिणाम, फैक्टर्स की बात हम मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उत्तरदायी कारक की बात करता हूँ, फैक्टर्स की बात कर, औपनिवेशिक शासन का परिणाम था। ठीक है, इस बात की मैं व्याख्या करता हूँ, तो औपनिवेशिक शासन का परिणाम कैसे था। देखो, ब्रिटिश शासन के दो रूपों में, ब्रिटिश शासन दो रूप में राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। इसको समझने के लिए ऐसे समझें, ब्रिटिश शासन दो रूपों में दो रूपों में राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया, बिल्कुल मैं टेक्निकली समझा रहा हूं। कौन कौन सा, इसको ऐसे देख लें। एक, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, सामाजिक और आर्थिक नीतियां, यानी ये कह सकते हो ब्रिटिश सरकार के विभेदकारी, ब्रिटिश सरकार के विभेदकारी, शोषणकारी, सामाजिक एवं आर्थिक नीतियां। ओके, सेकंड, रेलवे एवं प्रशासनिक नीति, रेलवे एवं प्रशासनिक नीति। पहला फैक्टर्स पे हम देखते हैं कौन सा, औपनिवेशिक शासन का परिणाम, ब्रिटिश शासन को दो रूपों में राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। एक, ब्रिटिश सरकार के विभेदकारी, शोषणकारी सामाजिक एवं आर्थिक नीतियां। सेकेंड, रेलवे और प्रशासनिक नीतियां। अब ये कहोगे कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, इसके एक्सप्लेनेशन देख लें। विभेदकारी शोषण नीति, जब ब्रिटिश सरकार भारत में अपने रूल स्टैब्लिश करता है, यानी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के पश्चात 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश सरकार को दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, दीवानी प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में 8 सालों का ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन की स्थापना किया था, जिसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया। दीवानी का जब अधिकार प्राप्त हुआ, तो दीवानी का अधिकार प्राप्त, यानी कि रेवेन्यू यानी कि राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला एक प्रकार से, तो राजस्व का इकट्ठा किया, क्योंकि शासन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, हमें राजस्व चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसा का शासन तो होगा नहीं। जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्थिक नीति में
नई नई बातों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। यानी ब्रिटिश सरकार की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। इसकी ब्रिटिश सरकार ने अपने इकोनॉमी पॉलिसी को लॉन्च किया, जिस पर हम लोग पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए अनेक सिस्टम बनाए, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, जिससे आप देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के किसानों का, आम जनता का आर्थिक शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन काफी होता है। उससे क्या हो, उसके कारण क्या हो, उन वर्गों में कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश की भावना जन्मा। स्वाभाविक है, आप किसी का काफी शोषण करोगे, एक्सप्लॉयटेशन हद तक करोगे, स्वाभाविक है ना एक दिन उसमें क्या होगा, आपके विरुद्ध आवाज उठाने का हिम्मत जरूर होगा। यही काम यहाँ पर भी हुआ, काफी एक्सप्लॉयटेशन किया। जब परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ कर्नाटका में, जहां पर कहा गया कि आप एनसीईआरटी के बुक में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, ये कंडीशन था। वहां पर अकाल पड़ने के बाद भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी प्रकार से हेल्प नहीं किया गया। वहां के एक अधिकारी ने लिखा अपने गवर्नर जनरल को, यहाँ पर घास के सिवा टैक्स जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, किसानों की हड्डियां जमीनों में बिखरी पड़ी हुई है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का ऑर्डर पास हुआ, घास बेहतरीन चीजें होती है, उसे जमा करके, उसे बेच करके हमें टैक्स जमा करवाए। ये शोषणकारी नीतियां थी, ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी था। नेब वर्गों का जन्म हुआ, जमींदार वर्गों का जन्म हुआ, अनेक की जमींदारी छीन भी गई। तो किसानों को शोषण करने वाले बहुत सारे वर्गों का उदय होता है, जमींदार, साहूकार मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स। ये आर्थिक नीतियों के कारण क्या हुआ कि आम जनता किसान शोषण हुआ। दूसरी बात, जो इनके इन नीतियों के कारण उस समय इंडिया में जो आर्टिसियंस थे, यानी शिल्पकार थे, यानी कारीगर वर्ग थे, ये कारीगर मजदूर बन गए। क्यों? कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन किया, एक आर्थिक नीतियों का एक पार्ट था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यकरण। क्यों वहां कृषि का वाणिज्यकरण? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहां पर बड़े बड़े फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ था, उन मशीनों को कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहाँ था भैया? इंडिया में था। तो इंडिया में कच्चे माल पर बल दिया गया, किस पर? चाय की खेती, जूट की खेती, कपास की खेती, नील की खेती, ऐसा सारा एक्सपोर्ट होता था वहां पर। फिर मशीनों में माल तैयार होकर के वापस इंडिया पहुंचा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत के कुटीर उद्योग, लघु उद्योग समाप्त हो गया, लोग हाथों से बने हुए माल खरीदना बंद कर दिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री समाप्त। ये शिल्पकार शहर की ओर पलायन कर गए, ये मालिक से मजदूर बन गए। इनमें कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना जन्म हुआ, इसलिए बहुत सारे विद्रोह होता है भारत में, अनेक विद्रोह का जन्म हुआ भारत में। यह विद्रोह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय में सहायता प्रदान किया था। उसी प्रकार सामाजिक नीतियां भी थी। और आप देखते हैं रेलवे एवं प्रशासनिक नीतियां, आप देखिए जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि रेलवे ने तो भारत में क्रांति ला दिया। यदि संचार साधनों की बात करें तो राष्ट्रवाद के सबसे प्रेरक तत्व के रूप में रेलवे आता है। राष्ट्रीयता को जागृत करने में सबसे अधिक योगदान है वो रेलवे का है, क्योंकि तो रेलवे से लोग कम्युनिकेट हुए, एक जगह से दूसरी जगह गए, अपनी बातों को रखा, एक दूसरे की भावना और विचारों को जाना। हालांकि प्रारंभ में जब रेलवे की शुरुआत की गई थी, वह सामान को गांव से बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, फिर बंदरगाह से वापस भारत के मार्केट में गांव में लाने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार किया रेलवे ने। लेकिन ऑन द अदर हैंड
ये राष्ट्रीयता को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाद में जब पैसेंजर के लिए प्रारंभ हुआ तो जो भारतीय लोग थे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना प्रारंभ किया। पहले तो सीमित क्षेत्रों में थे तो वह दूसरे को विचार नहीं जान पाते थे तो वहां पर क्या हो रहा है। जब एक क्षेत्र से दूसरी जगह क्षेत्र ये पहुंचने लगे तो अपने विचारों का, इसके माध्यम से अपने विचारों का, अपने थॉट का, विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक दूसरे के विचारों को इन्होंने जाना, भावनाओं को जाना। अब ब्रिटिश के नीतियों को, ब्रिटिश के पॉलिसी को, वहां की नीतियों को अच्छे से समझ में आया, वहां पर किस प्रकार से शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और हम बात करते हैं ब्रिटिश के प्रशासनिक नीति भैया, चाहे रेवेन्यू प्रशासन हो या अदर एडमिनिस्ट्रेशन हो। केवल हम बात करें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ मैंने देखा, यदि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन में तो भारतीय सैनिक होते थे, उनके साथ काफी भेदभाव होता था। कहा कि भारतीय सैनिकों को कभी उच्च पद प्रारंभिक समय में नहीं मिलता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव हमेशा था, प्रशासनिक नीतियों में भी था, सैनिकों के साथ भी था। यहाँ पर आर्थिक नीतियां में देखा भारत किस प्रकार दोहन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक नीतियों के बारे में बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, किस प्रकार से हमारे माल जा रहा है, भारत के धन का निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक नीति में देखें कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की शुरुआत जब 1853 में हुआ था, इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, फिर मांग हुई कि भारत में भी हो, भारतीय लोगों को शामिल करने की बात हुई तो भारतीय लोग भी शामिल हुए। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एज हमेशा रिड्यूस करते हुए, उम्र की सीमाओं में हमेशा कमी करते हुए चला गया। तो इस तरह के भेदभाव की नीतियां जो थी, निश्चित रूप से राष्ट्रवाद को जन्म दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने पहले कहा अब ये मैं एक स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश राइटर है एडिसन आर्नोल्ड ने रेलवे के बारे में कहा, उन्होंने लिखा कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। अकबर अपनी दयाशीलता और अथवा टीपू सुल्तान अपनी उग्रता द्वारा भी नहीं कर सका, वो रेलवे ने कर दिया। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठता है रेलवे को लेकर के, राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने को लेकर के। ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सटीक है। यही बात मैंने यहाँ पर समझाया कि ब्रिटिश नीतियों के विभिन्न क्षेत्रों के लोग एकजुट कर दिया, नीतियों ने ही लोगों को एकजुट किया। आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों की एकरूपता ने भारत के विभिन्न क्षेत्र को एक सूत्र में बांधा। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के परिणाम स्वरूप जो समस्या भारत में पैदा हुई, साथ साथ इसे अकाल भी आया। भारतीय लोग ऋणग्रस्तता होते हुए चले गए, भारतीय हस्तशिल्पों का पतन हुआ। इन सारे समस्या ने भारतीयों को क्या किया, यूनाइट किया, एकजुट किया। और यहाँ पर दो हितों की टकराव उत्पन्न हुई, ब्रिटिश हित और भारतीय हित। यहाँ पर क्या हुआ, दो हितों की टकराहट हुई, ब्रिटिश हित और भारतीय हित। टकराहट में क्या हुआ, नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो गई। डन, क्लियर? आई होप समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं शिक्षा प्रणाली। आधुनिक शिक्षा यानी कि ऐसे समझे हम इसको, वेस्टर्न एजुकेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अंग्रेजी शिक्षा, जब लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद भारत में 1835 में से इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम से
अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत होती है। एक नए एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग का यहाँ पर उदय होता है भारत में। जब उनको इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त हुआ तो इनका कनेक्टिविटी कहां से हुआ? यूरोप से। भारतीय नए देखो मैं टेक्निकली समझा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे मेंस में आप लोग लिखोगे भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है, बिल्कुल टेक्निकली। बुकिश लैंग्वेज को छोड़ दो, बुक की बातों को बिल्कुल नहीं देखे आप, ये लॉजिकली थिंकिंग है बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं। क्योंकि मेंस जो है तो आपके अपने विचार हैं, उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, तुलनात्मक रूप से, समालोचनात्मक से, वो आपका टेक्निक है, उसी को बोलते हैं लेखन शैली, राइटिंग स्किल कहते हैं। तो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दे, आप लोग प्लीज सिंसियरली ध्यान दे इस पर। क्या हुआ जब भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है? 1835 में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में रूल स्टैब्लिश करा था, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की आवश्यकता पड़ी। उसको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हुआ भारत में जो उसके काम इंग्लिश में कर सके, लिख सके, ट्रांसलेटर की जरूरत थी। यह इंग्लिश मीडियम एजुकेशन भारतीयों ने भी प्राप्त किया। तो मैंने क्या यहाँ लिखा कि एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का भारत में उदय होता है, और ये नए शिक्षित मध्यम वर्ग की कनेक्टिविटी, उनका कनेक्टिविटी, नए शिक्षित मध्यम वर्ग का कनेक्टिविटी किससे, कहां से होता है? यूरोप से होता है, यूरोपियन कंट्री से होता है। और सारे भारतीय जाते हैं वहां पर, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, यूरोप के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है? देखो इससे क्या होता है कि उनके तर्क तर्क शक्ति का विकास होता है, बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप होता है, बौद्धिकता जागृत होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले क्या था? परंपरागत शिक्षाएं थी भारत में, लेकिन यहाँ पर जब यूरोपियन देशों से उनका कनेक्टिविटी होता है इंग्लिश एजुकेशन के परिणाम स्वरूप, तर्क और बौद्धिकता का जन्म होता है। हालांकि तर्क और बौद्धिकता भारत में पहले से ही था, मतलब एक सोचने की नई शैली की शुरुआत होती है। और ये जाने किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारत का शोषण करा। ये नए शिक्षित मध्यम वर्ग जो था, ये नए शिक्षित वर्ग जो थे, ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक नीतियों का पर्दाफाश कर दिया। बताया इन्होंने कि गोरे लोग सिर्फ देखने में गोरे हैं लेकिन अंदर से काफी काले हैं। यानी कि नए शिक्षित मध्यम वर्ग ने ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के शोषणकारी नीति को लोगों के सामने लाया, लोगों के सामने लाके रख दिया। दादा भाई नौरोजी, डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उन्होंने लिखा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से उन्हें। और उसके बाद अनेक शिक्षित वर्गों ने अनेक एसोसिएशन स्टैब्लिश किया, एक संगठन बना करके इनके काले कारनामों को जनता के सामने रखा, जिससे क्या होता है? लोगों में इनके अगेंस्ट विद्रोह की भावना होती है, यानी अपने राष्ट्र की भावना जागृत होती है, नेशनलिटी समझने लगती है भारत है, ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और इन्होंने ही, यही नए शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया कि ब्रिटिश विरोधी नीतियों का लीडरशिप भी किया, नेतृत्व भी किया। ये लोग जब वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किया, यानी अंग्रेज शिक्षा लिया और यूरोप से कनेक्टिविटी हुआ, ये मध्यम वर्ग ने रूसो, बेंथन, मिल जैसे विचारकों के मतों से काफी परिचित हुए। ये लोग जनतांत्रिक अधिकारों की मांग करना प्रारंभ किया, यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग करना प्रारंभ किया। इन मध्यम वर्गों के द्वारा, शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा न्यूज़पेपर का प्रकाशन,
अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग प्रारंभ किया। इससे क्या होता है, लोग जागरूक हुए, लोग यूनाइट हुए, और इसी संदर्भ में कहा भी गया कि पश्चिमी हथौड़े से ही पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। ये मेंस में, आईएएस के मेंस में पूछा हुआ है, ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। कहा जाता है कि पश्चिमी हथौड़े ने ही पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। कैसे? अंग्रेजी शिक्षा जो लॉन्च किया ब्रिटिशर्स ने अपने लिए, कंपनी के कामों के लिए, क्या उनको कहा गया हमें एक ऐसे व्यक्ति भारत में चाहिए उसे देखने में भारतीय हो, लेकिन काम करने के तरीका ब्रिटिशर्स के समान हो, ब्रिटिशर्स के समान हो, ब्रिटिशर्स के समान हो। ठीक है, वो अपने लिए किया, लेकिन उसका लाभ भारतीयों को मिला और उन पर प्रहार किया। इसलिए कहता पश्चिमी हथौड़े ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम ले, नेक्स्ट फैक्टर्स को ले, सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन, इसका महत्वपूर्ण रोल रहा भारत में। जो 19वीं सदी भारत में, 19वीं सदी के भारत में जो भारत में जो सोशल इविल्स, इस समय भारत में जो सामाजिक बुराइयां थी, सोशल इविल्स था, ठीक है, भारत में जो सोशल इविल्स था, जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगेमी, धार्मिक बुराइयां भी थी। ये सब बुराइयों ने भी एकजुट होने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसी को हम लोग कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण। इसको हम ऐसे समझते हैं इंडियन रेनासा। भारतीय हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, इंडियन रेनासा की बात करते हैं। भैया भारतीय पुनर्जागरण क्यों कह सकते हैं? ऐसे समझे, ऐसे इसको समझ ले, मैं अपने वर्ड में समझाता हूँ। भारतीय पुनर्जागरण यानी कि इसको हम दो भाग में लें। कहते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण ने दो रूपों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। दो रूपों में भारतीय पुनर्जागरण ने दो रूपों में भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, दो रूपों में। किस किस रूप में? पहला, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में व्याप्त बुराइयां, तो व्याप्त जो सोशल इविल्स था, तो सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, उससे मुक्ति का मार्ग दिखाया। इससे क्या हुआ? मुक्ति का मार्ग दिखाया। सेकेंड, दूसरा रूप, प्रेरित करने का दूसरा रूप जो था, यानी श्वेतों के अधिभार सिद्धांत। श्वेतों के अधिभार हम सिद्धांत की बात करते हैं, यानी व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, इसको कहते हैं व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी के विपरीत, श्वेतों के अधिभार सिद्धांत के विपरीत भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित किया। इस सिद्धांत के विपरीत भारतीय संस्कृति को गौरव को पुनर्स्थापित किया। भारतीय संस्कृति को क्या क्या? पुनर्स्थापित किया। या इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन करके लिखना होगा मेन में, चाहे वो आप जीएस के मेन में लिखता हो या जीएस का पेपर लिख रहे हो या ऑप्शन का पेपर रखे हो। और इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपके प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा इजीली बना लेंगे। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस मैं इस बार देखा हूँ, पूछा हुआ है प्रीलिम्स में भी, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है, काफी कंसेप्चुअल स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, उसको हमें अप्लाई करने की जरूरत होता है।
क्योंकि सिविल सर्विसेज है, उसको हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। उनके जो क्वेश्चन पूछने का जो क्राइटेरिया है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करेंगे तो फिर दिक्कत समस्या होगी, रिजल्ट नहीं होगा। सिर्फ फैक्ट फैक्ट पढ़ के क्या करोगे आप? फैक्ट हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। पीसीएस में काम होता है, कभी कभी फैक्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी होता है, आईएएस में भी होता है, लेकिन हमें व्यूज कंसेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता होती है। आईएएस का रिक्वायरमेंट भी वही है। जी हाँ, तो ओके दोस्त, मैंने क्या कहा 2 बार, यही बात मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि जो उस समय भारत के सोशल रिफॉर्मर हुए, समाज सुधारक हुए, वो भारतीयों के अंदर भारत के गौरवमयी, भारत की जो संस्कृति है उसके गौरवमयी, उस संस्कृति के गौरव एवं सम्मान की भावना को अवेयर किया, जागृत कर दिया। जैसे मैं बात करूं, राजा राम मोहन राय, सोशल रिफॉर्मर में नाम होता है राजा राम मोहन राय का नाम आता है। पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सोशल इविल्स के अगेंस्ट में आंदोलन किया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के नाम से जाने गए। और इतना ही नहीं, राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम के बीच एक अच्छे संश्लेषक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। भारतीय उपनिषद वेदांत में भी इनका पूर्ण विश्वास था। वह उन बातों को आधुनिकता से तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जोड़ करके रिफॉर्म लाना चाह रहे थे। तो पानी पी लो। ओके गाइस, क्लियर। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने स्वराज शब्द को लाया। उन्होंने कहा था इंडियाज फॉर इंडियंस, यानी बेसेंट लिखती है, इनके बारे में लिखती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि इंडियाज फॉर इंडियंस, भारत भारतवासियों के लिए है, भारत भारतवासियों के लिए है। ये कहने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? दयानंद सरस्वती, इसलिए इनको पॉलिटिकल संत भी कहा गया। इन्होंने कहा, ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि अपना घर कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, दूसरों के महलों से अच्छा ही होता है। यानी कहने का सेंस क्या था कि ब्रिटिश शासन कितना भी बेटर क्यों नहीं हो, अच्छा क्यों नहीं हो, इस स्वराज से बेहतर नहीं हो सकता है, स्वशासन से बेहतर नहीं हो सकता है। यानी ब्रिटिश शासन किसी भी दृष्टिकोण में सुखदायी नहीं हो सकता है, भारतीयों के लिए दुखदायी होगा। इसलिए कहा था भारत भारतवासियों के लिए। इससे क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद के विकास हुआ, राष्ट्रवाद की अवेयरनेस हुआ, भारत लोग जागे, समझ ये हमारा भारत है। ये बाल गंगाधर तिलक, जो हम बात करते हैं, स्वराज स्वदेशी बाइकआउट का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, उस लोगों को अवेयर करने के लिए गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद, इनको युवाओं का पथ प्रदर्शक माना जाता है, आइकॉन माना जाता है, जिन्होंने कहा था केवल हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए, आर्थिक समानता भी चाहिए। दोनों की बात इन्होंने कहा था। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसां ने 2 रूपों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, प्रश्रय दिया। एक क्या? इंडियन सोसाइटी के व्याप्त सोशल इवेंट्स, अश्वेतों के अधिभार सिद्धांत के विपरीत भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित किया, अपने गौरव को पुनर्स्थापित किया। जो मैंने अभी चर्चा किया, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे, उन्होंने स्लोगन दिया बैक टू वेदास। तो बैक टू वेदास यानी भारतीय संस्कृति को, गौरव को पुनर्स्थापित करना चाह रहे थे। और इन लोगों ने सुधारात्मक कार्य जो किए,
इससे क्या हुआ, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग लिया। जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेशन 17 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया। विधवाओं को, हिंदू महिलाओं में, हिंदू सोसाइटी में विधवाओं को जो विवाह करने का अधिकार नहीं था, मान्यता नहीं था, उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ, ये सभी जो फैक्ट्स हैं राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देता है। डन। चले हम आगे बात करें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। मीडिया का सबसे बड़ा योगदान था और आज भी है। आज भी हमें मीडिया, आज के समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो चुका है, पहले तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था। तो इसका सब महत्वपूर्ण भूमिका रही, राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस प्रेस ने आधुनिक विचारों को, स्वशासन को, लोकतंत्र को, नागरिक अधिकारों को प्रचारित कर लोगों को जागरूक बनाया। लोग समझ नहीं पाते तो क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, ये बातें मद्रास के लोग नहीं समझ पाते थे, गुजरात में नहीं समझ पाते थे, बॉम्बे में नहीं समझ पाते थे। लेकिन मीडिया ने, भारतीय प्रेस ने, पत्रिकाओं ने सभी को आसान बना दिया। लोग अपने विचारों को इसमें लिखने लगे। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम बात करते हैं 1821 में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, इसका इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है। अनेक क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। हम बात करते हैं सोम प्रकाश, बात करते हैं सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सोम प्रकाश जिसके विरुद्ध लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बनाया। डर चुके थे, मीडिया से डर चुका था, पत्रिकाओं से डरे हुए थे। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। द बॉम्बे क्रॉनिकल, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। द बॉम्बे क्रॉनिकल, बाल गंगाधर तिलक का मराठा केसरी, हिंदू प्रकाश, यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। डन। अब देखते हैं कुछ लिंटन की नीतियां। वेस्टर्न एजुकेशन देखे, थिंकिंग को हमने देखा, ठीक है, प्रेस का रोल देखा, न्यूज़पेपर का रोल देखा। अब देखिए लिंटन कर्जन की नीतियां, उस पर कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। रिपर की नीतियां, उसको भी देखते हैं। अब क्या था, पहले लिंटन की नीतियां। लिंटन की नीतियां ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी अपनाया, राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। अब लिंटन के, वायसराय लॉर्ड लिंटन की नीतियां क्या थी, तथा कि लिंटन की नीतियों ने भी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय जनमत को असंतुष्ट कर दिया। जैसे लिंटन ने 1878 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारतीय प्रेस के मुंह को बंद करने के लिए
उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसकी चर्चा मैंने अभी क्या क्या कि वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास किया। तो वर्ना नाम ही वर्नाक्यूलर, मतलब कि देसी समाचार पत्र पर अनेक प्रतिबंध लगाया। कहा जाता है काफी कठोर कानून था। इसको गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारतीय प्रेस को मुंह बंद कर देने वाला ये कानून कहा गया। और सबसे पहले सोम प्रकाश को प्रतिबंधित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो राष्ट्रवाद के योगदान प्रचारित करने में योगदान था, जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, तो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण ही रातों रात वह बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया था। ठीक है, इससे भारतीयों में आक्रोश की भावना पैदा हुई और राष्ट्रवाद को जन्म दिया। दूसरी बात, लिंटन की जो दूसरी थी सिविल सर्विसेज परीक्षा में आयु सीमा को लेकर के, इसकी योजना ये थी कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज एग्जाम से बाहर रखें। इतना नहीं, अब लिंटन की ये भी नीति आप देखो कि जब दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ती है, तत्कालीन कारण में इसको हम जोड़ सकते हैं, जब साउथ इंडिया में काफी अकाल पड़ा हुआ था, हिमायत अकाल था, उसमें उन्होंने 1877 में लॉर्ड लिंटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ये तत्कालीन कारण में भी ले सकते हैं। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, उसी तरफ ब्रिटिश क्राउन के रिस्पेक्ट में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस कार्यों के परिणाम स्वरूप लिंटन के इन कार्यों के विरुद्ध भारतीय यूनाइट हुए और अपने राष्ट्र के बारे में सोचा, भारत के बारे में सोचा। ठीक है, अब देखिए कर्जन की नीतियां। कर्जन ने जो विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था, उसमें भारतीय स्वतंत्रता पर अनेक अंकुश लगाए, बंगाल को विभाजन कर भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर किया। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है मेंस के लिए, क्वेश्चन पर भी थोड़ा बीच बीच में डिस्कशन कर देता हूँ। क्वेश्चन है क्या कि एक बुरे शासक यानी कुछ बुरे शासक भी अच्छा परिणाम पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करता हूँ कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आप लोगों को बताते रहूंगा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। दोस्त ध्यान देना, क्वेश्चन है क्या, कुछ बुरे शासक भी अच्छा परिणाम पैदा कर सकते हैं, टिप्पणी कीजिए। फिर आगे चर्चा करते रहेंगे, अभी तत्कालीन कारण भी बाकी है। अब उत्तर को कैसे लिखेंगे, देखो 3-4 पॉइंट में मैं लिखा हूं। ये जो कथन है ब्रिटिश अधिकारियों और सकारात्मक परिणामों को सांकेतिक करता है, जिन्होंने भारत के प्रति दमनकारी नीति अपनाई है, उसको यहाँ पर उल्लेख करना है। उसमें किसको, डलहौजी की नीति, लिंटन की नीति, कर्जन के कार्य को उल्लेख कर देंगे। तीसरा परिणाम लिखेंगे, उसका परिणाम क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी क्या व्यक्तिगत सिद्धांत, लिंटन की वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या दिल्ली दरबार का आयोजन करना, या सिविल सर्विसेज में भारतीयों को प्रवेश को रोकने की योजनाएं, क्या हुआ। उसके बाद जो भारतीय प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रवाद का उदय होता है। देखो यहाँ पर मैं इसीलिए नहीं, परिणाम परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारतीय प्रतिक्रिया होती है और राष्ट्रवाद की उदय होता है। हालांकि जितने सारी नीतियां थी, कमेंट में टिप्पणी आप ये लिख सकते हो कि दरअसल ये जितनी भी नीतियां थी ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया था, राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन मैंने क्या कहा कि औपनिवेशिक नीति और भारतीय हितों के बीच जो टकराहट हुआ, वही टकराहट ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में आ जाए। तो इसको इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से
आपके परीक्षा के लिए काफी मददगार साबित होगा, मैं मानता हूं। अब रिपन की नीतियां देखिए। ये सब रिपन की नीतियां, इसको हम तात्कालिक कारणों में ले सकते हैं, इसको हम तात्कालिक कारणों में शामिल कर सकते हैं। अब लॉर्ड रिपन हालांकि भारत के सपोर्ट में थे, अच्छे वायसराय के रूप में माने जाते थे, और रिपन की नीतियां नो डाउट भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि लॉर्ड रिपन के सामने ही उसी के समय इल्बर्ट बिल विवाद आया, तत्कालीन कारणों में इल्बर्ट बिल विवाद, और इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट होने को प्रेरित किया। आप कहोगे इस इल्बर्ट बिल विवाद में था क्या? इल्बर्ट बिल विवाद में था क्या? तो इसमें हम देखते हैं कि इस बिल के तहत, इस बिल में यह कहा गया कि भारतीयों को भी ब्रिटिशर्स का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया, यानी भारतीय जज भी यूरोपियन केस को, यानी यूरोपियन के मुकदमों को सुन सकते थे, उस पर निर्णय दे सकते थे। यानी कि भारतीय और ब्रिटिशर्स, यूरोपियन जज को एक समान किया गया। भारतीय जज को यूरोपियन के केस को देखने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर इल्बर्ट बिल में दिया गया। यानी उद्देश्य क्या था? न्यायाधीशों में, यानी न्याय में समानता लाने की बात यहाँ पर हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, इसके विरुद्ध, इस बिल के विरुद्ध यूरोपियन जो थे यूनाइट हो गए, संगठित हो गए, और इतना विरोध किया तो बिल समाप्त कर दिया गया। और इसी विरोध को श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि श्वेत विद्रोह इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि सभी अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। राष्ट्रीय, मैंने कहा रिपन ने इस बिल को वापस लिया, और ये बात क्लियर हुआ इससे कि ब्रिटिशर्स अभी भी नस्लवादी नीति के अंतर्गत चल रही। क्लियर करता है ये वर्ड, यानी आज भी उसमें क्या है, काले गोरे की भेदभाव, कलर्स की नीतियां आज भी हैं, काले गोरे की मानसिक भावनाएं आज भी था। ठीक है। और दूसरा, संगठित होकर विरोध करने से अपनी मांगों को मनवा लिया। लास्टली क्या हुआ था, रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा। तो रिपन की नीतियां राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, नो डाउट। ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे कि एक और तत्कालिक कारणों में, यहाँ पर एक और तत्कालिक कारण में आप लोगों को बता दूं कि शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम 1878 का है, और इस शस्त्र अधिनियम का उद्देश्य था कि भारतीयों को निरस्त करना, भारतीयों को निरस्त कर देना। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और देखते हैं लिंटन की नीतियों में। लिंटन के अफगान युद्ध का भी, अफगान युद्ध का भी भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया था। यहाँ पर दो फैक्टर्स को और हम ले सकते हैं, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के अन्य कारकों में एक दो फैक्टर्स को और आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि यूरोपियन राष्ट्रवाद, यूरोपीय राष्ट्रवाद, इससे प्रभावित होकर, इनसे, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
एस एन बनर्जी, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने मेजनी द्वारा प्रारंभ किए गए मेजनी द्वारा प्रारंभ किए गए तरुण इटली आंदोलन पर तरुण इटली आंदोलन पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया, लेख लिखा। साथ ही गैरीवाल्डी, दूसरी बात इन दोनों ने इसके अलावा गैरीवाल्डी तथा कार्बोनरी आंदोलन कार्बोनरी आंदोलन पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया, अनेक आर्टिकल्स प्रकाशित किए। इसे राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का काम किया था। यानी यूरोपीय राष्ट्रवाद से भी ये लोग प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में यूरोपीय राष्ट्रवाद का भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक पॉइंट को हम और ले सकते हैं यहाँ पर, ये 1867 की बात है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने, बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, इन्होंने हिंद मेला हिंद मेले का आयोजन किया। जी हाँ, और इसका मेन एम था, हिंद मेले का जो उद्देश्य था, एम जो था, वह एम क्या था? राष्ट्रवादी विचारों को प्रसार करना, देसी कला, साहित्य एवं शिल्प को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रवादी विचारधाराओं को प्रसार। दूसरा, देसी कला, साहित्य एवं भारतीय शिल्प को प्रोत्साहित करना। इससे क्या होगा कि वो अपने कला संस्कृति के प्रति अवेयर होंगे, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भी होंगे। ये सारे फैक्टर्स ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और इसी के बाद मैंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे एक सुसंगठित पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है भारत में। उससे पहले भारत में हम देखते हैं छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो गई। छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना भारत में हुआ। लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद अनेक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ जो अपने अपने अधिकारों की मांग करने लगे, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों से परिचित हो चुके थे। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को हम देखते हैं तो हमें याद आता है क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857, महान विद्रोह, 57 का विद्रोह, 57 का विद्रोह किसी न किसी रूप में भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस बात से हम कोई इनकार नहीं कर सकता है। 57 से पहले ठीक है, भारत में छिटपुट आंदोलन चल रहा था, विद्रोह हुआ था। इससे पहले सैनिकों का विद्रोह हुआ, वेल्लोर म्यूनिटी हम कहते हैं, वेल्लोर विद्रोह हुआ था, सैनिकों को हुआ था। बट 57 का एक महान विद्रोह इसलिए कहा गया, वो सभी अन्य विद्रोहों से भिन्न था। इसमें केवल सेना ही नहीं,
इसमें सामाजिक वर्ग के लोग, राजनीतिक वर्ग के लोग, किसान वर्ग, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ थे। इसका नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये 1857 का विद्रोह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में भारतीय राष्ट्रवाद के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसका स्रोत हम, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का स्रोत हम 1857 के विद्रोह से भी देख सकते हैं। लिखते समय, विश्लेषण करते समय इन बातों पर ध्यान देना हमारे लिए काफी अनिवार्य होता है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने पढ़ा और अनेक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ। अब बाद में 1885 में आकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में अच्छी तरीके से उन सभी को फिर से ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप रहे, हमारे सेशन को आपने सफल बनाया और अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आए। थैंक्स, और ऐसे ही शामिल होते रहे। फिर मिलते हैं। ओके बाय।